तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके थे। क्या अपना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R इक्वल टू रो एल बाई ए। R इक्वल टू रो एल बाई ए। और उसी तरह से रेजिस्टिविटी का अपना क्या था, कुछ याद आ रहा है? कैसे रिकॉल करेंगे? देखो मुझे भी एकदम याद नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हमेशा। ठीक है, मुझे एकदम 0% नॉलेज, याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक बिना वाला तो याद है। इसलिए मैं बार बार मैं भी ड्राइव करता हूँ, इसलिए कि वो भी आप में भी आदत डेवलप हो। कितना याद रखोगे? हाँ, एक बायो है, चाहे बायो है तो ठीक है, वहाँ है, तो हर जगह आप थोड़ा सा अपना वो पैटर्न, जैसे अब यहाँ पर मुझे याद नहीं आ रहा रो का वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट है। चलो ये तो पता है ना, आई इक्वल टू वी ना होता है, वी ना, ये तो पता है। फॉर्मूला पढ़ देना, निकाल लेंगे, 1 मिनट ज़्यादा टाइम लगना है। ठीक है, वी डी क्या होता है? वी डी इक्वल टू हम जानते हैं ए टाउ एवरेज होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास हो गया, टाउ एवरेज। फोर्स क्या हो गया? ई अपॉन मास टाउ एवरेज। ई क्या है? वी इक्वल टू ई डी एल, ई डॉट डी आर, तो ई क्या हो जाएगा? वी अपॉन एल, वी अपॉन एल कंटेनर लिख लिए, टाउ एवरेज। अब इसको यहाँ पर उधर वी होगा। एक मिनट, हाँ, सॉरी, वी आ गया। अब इसको वहाँ रख देते हैं, बिना के जगह पर वी डी का काम हो गया, आई से निकल गया। आई इक्वल टू ई वी एम एल, टाउ एवरेज ऊपर ही है, ठीक है, ई एन ए, राइट। रेजिस्टेंस क्या होता है? वी अपॉन आई। यहाँ से आई को इधर भेज देते हैं, सारे क्वांटिटी को इधर, वी अपॉन आई निकल जाएगा। व्हाट यू आर गेटिंग? एम एल न्यूमरेटर में चला गया, डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद टाउ एवरेज नीचे आ गया, फिर एन ए, एल अपॉन ए को बाहर निकाल दें, ई स्क्वायर एन टाउ एवरेज एल अपॉन ए। हार्डली 1.5 मिनट या 2 मिनट लगा। उससे क्या फायदा हुआ कि कॉन्सेप्ट भी सारा अपना क्लियर हो गया। तो रो का वैल्यू क्या हो गया बेटे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो? रो हो गया अपना m अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ एवरेज। मटेरियल प्रॉपर्टी देता है रो। मटेरियल, किसी एक मटेरियल के लिए इसका वैल्यू फिक्स रहेगा, किसी भी एक मटेरियल के लिए इसका वैल्यू फिक्स रहेगा। इसलिए रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल, एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। कल प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे कुछ, आज प्रॉब्लम करते थोड़ा टिपिकल टाइप का, थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कल तो जो क्या किए थे, लेंथ बढ़ाए थे, क्रॉस सेक्शन घटाए थे, वो शॉर्टकट के लिए R इक्वल टू एन स्क्वायर आर नॉट, वो टिक रखे रहो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या था? वहाँ वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे थे, ये भी जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट शॉर्ट के साथ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। लेंथ बढ़ाएं या क्रॉस सेक्शन बढ़ाएं, तो वहाँ पर क्या करना है? वॉल्यूम को कांस्टेंट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है, राइट। इस तरह के कल सिंपल प्रॉब्लम, थोड़ा सा आज टिपिकल प्रॉब्लम करेंगे, जो कि सारे मटेरियल्स में वो प्रॉब्लम्स भी दिए हुए हैं। थोड़ा सा उसमें मैथमेटिक्स एडवांस के लिए सबसे सूटेबल ज़्यादा है, IT के लिए दोनों टिपिकल लेंगे। एवरीवन, सारे मटेरियल्स में वो दोनों प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, तो सब जगह पर आते भी हैं और सारे कॉमन प्रॉब्लम है। पहला क्या है? कोई आपका जैसे यही है सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर लिया हुआ है, ठीक है, मैंने बना दिया पहले। ठीक, यही बोतल समझिए अपना, इसके स्लाइडली थिकनेस भी है। इनर रेडियस दिया हुआ R1, इनर रेडियस R1
आउटर रेडियस R2, ठीक है। रजिस्टिविटी लेंथ दिया हुआ है L, रजिस्टिविटी इज गिवन रो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि करंट कैसे निकल रहा है, सब जगह बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन, कर्व सरफेस से, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस से करंट निकल रहा है। आई का फ्लो किस है, अंदर से बाहर की तरफ, किस सरफेस से, बॉटम और टॉप से नहीं, सब जगह कर्व सरफेस से चारों तरफ से बाहर निकल रहा है। आपसे पूछता है फाइंड दी रेजिस्टेंस, फाइंड दी रेजिस्टेंस। समझ में आया बेटे क्या है क्वेश्चन? ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। करंट का डायरेक्शन क्या रहा है, सरफेस से, सब जगह बाहर निकल रहा है चारों तरफ से। हमें निकालना है रेजिस्टेंस, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ भेजा लगाना पड़ेगा। क्या करें हम लोग कि कैसे रेजिस्टेंस, पहले तो फॉर्मूला लिख लो, तब दिमाग में दौड़ना चालू करो। रो L बाई ए। अब यहाँ पर रो तो कांस्टेंट है, लेंथ क्या हो गया, लेंथ ये भी फिक्स है, L चेंज नहीं होगा लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग होगा। जैसे थिकनेस यदि इसको एज्यूम करें तो मान लो पहला इस तरह से, इसका टॉप व्यू से देख लेते हैं थिकनेस का। ये मान लो ये बाहर का दिखाई दिया, ये अंदर का आ गया, ठीक है। तो जैसे ही क्या देख रहे हैं हम, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर ए जो है हर जगह अलग अलग होगा। यहाँ पर मान लो यहाँ पर 10 नजदीक रखेंगे, करंट डिफरेंट, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग रहेगा, यानी कर्व सरफेस एरिया जो बनेगा। फिर आगे बढ़े, रेडियस बढ़ाएंगे, फिर कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू अलग, फिर रेडियस को और आगे बढ़ाए, ये पूरा थिक कंसीडर कर लीजिए, यहाँ लिए कर्व सरफेस एरिया अलग, फिर रेडियस बढ़ाए, फिर कर्व सरफेस एरिया अलग। जैसे ये टिफिन, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब ये लिए तो कर्व सरफेस एरिया इसके अकॉर्डिंग हुआ, फिर रेडियस बढ़ाए, फिर कर्व सरफेस एरिया और ज़्यादा हो गया, क्योंकि 2 पाई आर रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। फिर कर्व सरफेस एरिया फिर बढ़ाए, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है आपका, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर मेरा वेरिएबल है। टोटल एरिया नहीं निकाल सकते, कैसे निकालोगे, ये क्या है ना, ये पूरा मटेरियल हो गया ना, ठीक हो गया। अब सारे से वो करंट कैसे निकलेगा, ऐसे, ये है ना, करंट कैसे निकल रहा है, इस तरह से यदि सिलेंडर रखा हुआ है तो ये जैसे ठीक से घुसा, फिर यहाँ ये थिकनेस आ गई, फिर उससे भी बाहर निकल रहा है, उससे भी बाहर निकल रहा है, तो वो मटेरियल से होते हुए निकल रहा है ना। R2 माइनस R1 डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि हर कर्व सरफेस पर आपका कर्व सरफेस एरिया चेंज करने के कारण रेजिस्टेंस चेंज होगा ना, वेरिएबल हो जाएगा रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, बिकॉज क्रॉस सेक्शन ये जो एरिया जो है वो चेंज कर रहा है ना। हम लोग जो यहाँ पर फॉर्मूला में क्या है, R इक्वल टू रो L बाई ए। एल कौन सा लिखते हैं, करंट के डायरेक्शन में करंट कितने दूर तक फ्लो करता है, अलोंग करंट फ्लो के डायरेक्शन में L को कंसीडर करते हैं। और ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्या हो गया, यही ना, जैसे ये सिलेंडर है इस तरह से लंबा सा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपको यहाँ से दिखाई देगा, तो क्या देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह चेंज कर रहा है, क्योंकि कर्व से निकल रहा है ना, ये कर्व, ये ले लीजिए, ये कर्व, ठीक है, इससे करंट बाहर निकला, फिर रेडियस बढ़ाए, फिर ये कर्व ये हो गया इस तरह से, फिर बढ़ाए, कर्व ये हो गया इस तरह से। तो कर्व सरफेस एरिया तो हर जगह हमेशा आर को चेंज करते ही चेंज होते जा रहा है, क्योंकि कनआउट से कि भाई वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ये ए का वैल्यू चेंज हो रहा है, करंट का डायरेक्शन, करंट का अंदर से बाहर ऐसे, हाँ हाँ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कर्व सरफेस इस तरह से, ये करंट, ये करंट, ये करंट, चारों तरफ से करंट निकल रहा है, चारों तरफ से। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, ये कर्व सरफेस ही टो कर रहेगा, राइट बेटे। अच्छा, दूसरी चीज लेंथ, जो थिकनेस होगा R2 माइनस R1, लेंथ फाइनल देखें तो R2 माइनस R1,
तो हम देखें तो लेंथ भी हर समय चेंज हो रहा है। जैसे आर डिस्टेंस पे लेंगे, डी आर थिकनेस का लेंगे, तो थिकनेस क्या हो जाएगा, डी आर, लेंथ के जगह पर डी आर आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम को कैसे समझेंगे, ये तो पहले अभी अंडरस्टैंडिंग करना है कि क्या करना है, क्योंकि पहले हम अभी तक जितने प्रॉब्लम किए जहाँ पर लेंथ और एरिया कांस्टेंट देते थे, रेजिस्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट आते थे, लेकिन यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया चेंज होने के कारण क्या हो रहा है आपका, अब ये नहीं कि ये लेंथ ये ले लेंगे, करंट बाई तो करंट तो इस तरह से, ये जो थिकनेस बनेगा जो भी रहेगा ये एल हो जाएगा ना, ये एल हो जाएगा, अंडरस्टूड बेटे। और ये क्या होगा, जो कर्व जिससे करंट बाहर निकल रहा है वो सरफेस, तो ये नहीं कि पट देना एल ये डाल देंगे, ये सारी चीज़ें को ध्यान रखना है। तो चलो, तो हमने क्या किया कि आर यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक सिलेंडर कंसीडर किए, उसको कट करके बाहर निकाल लिए। आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का, आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का, आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का ये थिकनेस कितना हो गया डी आर, और रेडियस कितना हो गया सेंटर से आर। इस तरह से सिलेंडर निकाल लिया। अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यही। अब इसके लिए पहले डी आर एलिमेंट के लिए थिकनेस के लिए क्या होगा, मेरा रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, स्मॉल डी आर, जिसको हम लोग स्मॉल आर बोलेंगे, डी आर एलिमेंटल जो सिलेंडर निकाले हैं उसका रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होता है। चलो पहले उसका लिखे हम लोग। तो ये क्या हो गया, डी आर इक्वल टू क्या हो गया, रो तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। एल यहाँ पर आप क्या लेंगे, डी आर थिकनेस, लेंथ वही होगा ना जो थिकनेस रहेगा, थिकनेस ये तो अंदर से हॉलो हो गया ना, कट करके पहले आर रेडियस लिए कट करके निकाले, डी आर थिकनेस का कट करके निकाल लिए, तो बीच में तो हॉलो हो गया ना, तो थिकनेस तो यही रहा डी आर थिकनेस, ये डी आर यही मान लीजिए सिलेंडर है इस तरह से, तो थिकनेस तो यही डी आर रहा, एल क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, तो डी आर ले लिए। अब एरिया की बात करें, एरिया कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, लेंथ एल 2 पाई आर इंटू एल, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का ये 2 पाई आर इंटू लेंथ। थिकनेस की जरूरत नहीं है ना, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालेंगे तो हम डी आर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, आर रेडियस, सर्कमफ्रेंस लेंथ कैलकुलेट करिएगा, जैसे ये पेज है, कैसे सिलेंडर का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ये यही है ना, रेडियस आर, इसको खोल दिए, ये क्या हो गया 2 पाई आर लेंथ, और हाइट एल, ये क्या दे दिया, कर्व सरफेस एरिया, पूरा पेज का मेरा एरिया निकल गया। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस निकल गया, जो निकालते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, ये इसको मोड़, ये सिलेंडर बन गया, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ 2 पाई आर, ये खोले, ये क्या हो गया 2 पाई आर, लेंथ ऑफ सिलेंडर एल, 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई करेंगे सरफेस एरिया दे देगा पूरा पेज का। तो उसी तरह यहाँ भी क्या हो गया 2 पाई आर इंटू एल लिख दिए। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, इस एलिमेंटल सिलेंडर का रेजिस्टेंस हो गया। अब यदि ध्यान से इस चीजें समझने का है, यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस तरह से मान लो कि आर से थोड़ा सा और डिस्टेंस आगे बढ़ाए रेडियस, फिर इसी तरह का सिलेंडर निकलेगा, सारे सिलेंडर क्या रहेंगे, अब दूसरा जैसे इसे थोड़ा सा बढ़ा, आर से थोड़ा सा इंक्रीज कर लिए, तो आप क्या देखो हर यह सिलेंडर क्या है, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है, करंट क्या है सेम है ना, पूरा
सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है? यदि करंट सेम रहता है डिवाइसेज में, वो जो भी रजिस्टर यहाँ मटेरियल है, ये मटेरियल है, यदि ये करंट सेम है थ्रू आउट, इट मीन्स सारे लेयर जो कट करके निकालेंगे सारे एक दूसरे से क्या होंगे? सीरीज में होंगे। सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने बताया था कल ही, सीरीज और पैरेलल का। जब आप लाइन में बच्चे खड़े हैं, ठीक है, स्कूल में, जब इस तरह से आप खड़े हो, यानी मेरा ये लेफ्ट दूसरे का राइट बच्चे जुड़े हुए हैं, मेरा ये राइट दूसरे बच्चे का लेफ्ट, इस तरह से यदि कनेक्टेड रहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सीरीज। तो इसमें क्या हुआ? करंट यदि फ्लो करेगा तो पाइप का एक ही रास्ता है ना, और तो कोई रास्ता है नहीं, सारे में करंट सेम जाएगा, सारे बच्चे में। उसी तरह से ये जो आपका कट के ये निकाले फिर बढ़ा, तो सारे देखिए क्या है, सारे में तो करंट सेम रहेगा। अब इसमें क्या हुआ? करंट जो निकलेगा, जो भी थिकनेस मान लो इतना है, तो ये सारे में क्या है? कट करके निकाले छोटा, फिर निकाले, तो सब में तो करंट सेम है। तो करंट सेम होगा तो सारे क्या होंगे? एलिमेंटल पार्ट सीरीज में आ जाएंगे। और सीरीज के लिए क्या है? R1 + R2 + R3 यही करते हैं। तो R1 ये एडिशन करने का मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे तो काम हो जाएगा मेरा। इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन में करते क्या है? सारे को ऐड करते, समेशन, जैसे 1 + 2 + 3 प्लस, ये समेशन को ही तो इंटीग्रेशन बोलते हैं, राइट? अगर पैरेलल में होता तो इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। पैरेलल में क्या है? नहीं, पैरेलल में पैरेलल में दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वहाँ पर वोल्टेज वो दूसरे रास्ते से लेके चलना पड़ेगा, क्या कि 1/R1 1/R2 इस तरह से है, उसमें अनदर कॉन्सेप्ट, उस तरह की प्रॉब्लम फिट ही नहीं करे। यानी पैरेलल वहाँ पर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, वोल्टेज सेम रहेगा, सारे का वोल्टेज निकालकर V1 + V2 + V3 V + V4 कर देंगे, राइट बेटे? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो पोटेंशियल निकाल के सारे को ऐड करके इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर करंट सेम है तो रेजिस्टेंस निकालकर सारे को ऐड कर देंगे, R1 + R2 + R3, क्योंकि एवरी वन में करंट सेम है। तो सारे जो बीच में रोरा है, रोरा रुकावट, सारे को ऐड कर दें तो टोटल रुकावट मिल जाएगा मुझे। तो इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर वैल्यू जो 2πL कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है? R है। R वैरी फ्रॉम R1 to R1 से लेकर R2 तक जा रहा है। लोअर लिमिट R1 डाल दिए, अपर लिमिट R2 डाल दिए, ये क्या दे दिया? R नेट। अब इसमें जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो बेटे, इसको ρ2πL dr/r, R1 प्लस ये R2, 1/x का इंटीग्रेशन dx/x log x, ये याद रखो, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है? यहाँ पर ρ2πL log x log r, R1 to R2, अपर लिमिट पहले पुट कर देंगे, इसको मिटा दूं मैं इधर से, R2 R1, ये क्या दे दिया? 2πL log R2 माइनस log R1, और log m माइनस log n क्या होता है? log m/n। तो यहाँ पर पुट कर देंगे ρ2πL log R2/R1, ठीक है ना? तो इस तरह के कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नेट के लिए तो इतना नहीं मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आपके मेंस के लिए प्रोबेबिलिटी बनती है। चलो बेटे इसको लिख लो, इसमें आप भी बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो टॉप लेवल के बनाने से भी जो सारे कोचिंग सेंटर पर आते हैं वो सारे को कोचिंग करना जरूरी है।
नीट वाला टेंशन नहीं लें, ये बस इसको अभी छाप लें। इस टाइप का नहीं आता है। हाँ, उसीलिए कर रहे हैं ना, इस टाइप का आएगा नहीं, बस ओनली फॉर नॉलेज, ओनली फॉर नॉलेज। एक याद रखना, और प्रॉब्लम कल हमको कराऊंगा रेजिस्टेंस से, इससे भी एडवांस। अभी लोग काम हो तो और परेशान हो जाए, तो याद करना कि 10:30 बजे इस प्रॉब्लम को कराने के लिए। तो एक बार मैसेज डाल लेना कि कम से कम शिफ्ट लेते आऊँगा, नहीं तो शिफ्ट देगा तो हाँ ठीक है बेटे। तो इसमें और ज़्यादा मैथमेटिक्स है, लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक, चले बेटे, ठीक है, इट्स ओके। अब क्या, चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है उसको पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसको स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा, कल का प्रॉब्लम आप लोग के लिए सफिशिएंट है, कल जितने कराए गए हैं उसका का प्रॉब्लम सफिशिएंट है। नेक्स्ट अपना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, दोनों को देखेंगे। रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम लोग आज थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। यहाँ पर जो फॉर्मूला था उसको लिख ले, जो कल R = ml अपॉन E² NA टाउ एवरेज, इसको थोड़ा सा m/E² N टाउ एवरेज L/A, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। राइट बेटे, जहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, मास ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद E क्या होगा, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, L हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर जिसके क्रॉस यानी जिसके अलोंग करंट फ्लो कर रहा है, A क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। करंट ये भी ध्यान दे सकते हैं, जैसे करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसका परपेंडिकुलर प्लेन, दैट इज वो क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट, कट मारिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, वो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। ठीक है, ये जैसे ये लेंथ है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो परपेंडिकुलर कट मारे, जैसे इस तरह से लेंथ बढ़ा हुआ, ये पेन है, ये पेन है, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ के अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कट मारेंगे तो जो पीस निकलेगा वो थिकनेस ये क्या देगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। राइट बेटे, ठीक है, इट्स ओके। आज चेहरे पर तुम्हें मायूसी क्यों है भाई, यार इट्स ओके, वेरी गुड। चलो तो अब क्या चले स्टार्ट करें। तो यहाँ पर हमें जब रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे तो मटेरियल्स जो होते हैं 3 टाइप्स के जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं। एक होता है कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर, सारे को देखेंगे। जब कंडक्टर मटेरियल होगा, मेटल का होगा, तब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जब मटेरियल सेमीकंडक्टर होगा तब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होगा। थर्ड ऑप्शन ऐसे भी एलवाए हैं, जैसे बॉल में टंगस्टन यूज करते हैं, नाइक्रोम भी यूज करते हैं। ये सारे क्या है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ उनका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कांस्टेंट करता है, नॉट वेरिएबल। तो थर्ड टाइप का ऐसे है कि जैसे आप रेजिस्टेंस, यदि बॉल है पहले वाला जो येलो टाइप का था, टेम्परेचर बढ़ता था वो गर्म हो जाता था बॉल,
तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस टू टंगस्टन का चेंज करने लगेगा। इसीलिए इस तरह का एलॉय वैसे हम लोग बनाते हैं कि टेम्परेचर के उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस उसका कांस्टेंट रहेगा। यदि वैरी करने लगेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। करंट जो बॉल जो रोशनी निकलेगी, कभी रोशनी कम निकलेगा, कभी ज़्यादा निकलेगा। इसीलिए टंगस्टन वाला बॉल में जो यूज करते थे वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहता था, राइट। वो स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडक्टर से। यदि आपका मटेरियल कंडक्टर हुआ तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर। तो फर्स्ट अपना इस तरह का मटेरियल कंसिडर कर रहा है कंडक्टर और कंडक्टर और कंडक्टर। कंडक्टर कहने का मतलब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें। कंडक्टर कहने का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम रहेगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये देखे थे ना 1 कितना था इंटू 10⁻23। ये 1.6 है कि 6 पॉइंट कुछ है, 6.03 इंटू 10⁻23। 1 मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन, 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मीटर वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 6.02 इंटू 10⁻23, राइट। ठीक है। तो जब कंडक्टर है तो कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहला चीज वेरी लार्ज अमाउंट में। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में यही बेसिक डिफरेंस है। कंडक्टर में क्या होगा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। हम क्या देखे हैं, रेजिस्टेंस। तो ठीक है, रेजिस्टेंस लिखे M/E² n टाउ एवरेज इंटू L/A। यहाँ पर रेजिस्टिविटी क्या हो गया, M/E² n टाउ एवरेज। यदि टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एनर्जी, उसको टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या, आप एनर्जी दे रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, आप एनर्जी दे रहे हैं। तो एनर्जी देने से क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन तेजी से स्टार्ट हो जाएगा। वाइब्रेशन तेजी से स्टार्ट होने का मतलब कॉलिजन इज वेरी फास्ट। कॉलिजन फास्ट होने का मतलब क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस। क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम। यदि टेम्परेचर इंक्रीज किए तो फ्री इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन वेरी फास्ट, तो इट मींस रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस। कॉलिजन जो होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जो टकरा रहा है कैरल एटम से, वो कम ही समय में टकराएगा, डान। तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ एवरेज रिड्यूस हो गया, टाउ एवरेज डिक्रीज किया। टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ एवरेज डिक्रीज हुआ। टाउ एवरेज डिक्रीज होगा तब यहाँ ध्यान से देखो, टाउ एवरेज जब डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है। ध्यान से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ा है, रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस हुआ। रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस होने से क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ गया। ठीक, रेजिस्टिविटी बढ़ गया। एक तो रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट यानी टेम्परेचर से बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी, रो यहाँ रो दे दो, रो। टेम्परेचर बढ़ा है, रेजिस्टिविटी बढ़ा। अच्छा, यहाँ देखें फॉर्मूला में ध्यान से देखें, रेजिस्टेंस और एरिया को इग्नोर करके चलते हैं, लेंथ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ भी बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हुआ, उसको जस्ट स्लाइटली इग्नोर ही। तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ भी देखो रेजिस्टेंस में क्या है, जब रेजिस्टिविटी बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो R = ρ/L/A, R = ρ/L/A। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जब रेजिस्टिव बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज किया। ठीक है, पहला चीज। तो हम क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा है, रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस। रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस होने से रेजिस्टिविटी बढ़ा, रेजिस्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ा। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बोथ इंक्रीजेस। अब कैसे इंक्रीज कर रहा है ये नहीं मालूम है, कि डायरेक्टली कर रहा है कि n² कर रहा है कि n³ कर रहा है, आई डोंट नो। एंड टेम्परेचर के स्क्वायर वो नहीं मालूम, लेकिन इंक्रीज कर रहा है, घटाएंगे तो घटेगा। और इसका कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि हम यहाँ हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं कि
रजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टी भी हो सकता है, टी स्क्वायर भी हो सकता है, टी क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये ग्राफ देखकर ही हम बता सकते हैं। सिर्फ इतना मालूम चला टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा और रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, बट यू कैन नॉट राइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली यहाँ लिखने को रहा क्या, टी का पावर 1 है, यानी इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस तरह से ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ग्राफ डिफरेंट आ रहा है, तो यू कैन नॉट राइट कि भाई ये ध्यान रखना है कि नीट में इस तरह के क्वेश्चन देते हैं। तो हाँ, टेम्परेचर बढ़ने से रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों बढ़ेंगे, घटाएंगे तो घटेंगे। अब इक्वेशन क्या हुआ वो ग्राफ देख के बताएंगे। एक तो फैक्टर हम लोग क्या देखे, टेम्परेचर बढ़ने से टाउ एवरेज चेंज हो रहा है। चलो इतना पहले लिख लो, तब आगे बताता हूँ मैं। राइट, ठीक है बेटे, राइट डाउन। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ टर्म इंक्रीजेस। ठीक है, अब यहाँ पर इस टर्म में आप ध्यान दो, रेजिस्टिविटी कहा गया, मास तो चेंज नहीं करेगा किसी हालत में, ठीक है। ई का भी वैल्यू चेंज नहीं होगा किसी भी हालत में, ठीक है। एन और टाउ, टाउ एवरेज देखिए कैसे चेंज हो रहा है अभी टेम्परेचर बढ़ाने से। एन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी बात कर रहे हैं। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या हुआ, इंक्रीज करने का मतलब एनर्जी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स और टूटेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एनर्जी मिला, एनर्जी मिलेगा तो क्या हुआ, ड्यू टू यानी उसको कैसे किस टाइप का एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण क्या होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा क्रिएट होंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 10 पावर क्यू है, 23 है, और उससे बढ़ के कहाँ जाएगा, ऑलरेडी विदाउट टेम्परेचर इंक्रीज किए ही इतना इलेक्ट्रॉन्स आए। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 10 पावर 24 हो या 25 हो, वी कैन इग्नोर इट। दो फैक्टर हैं यहाँ पर, एक एन और टाउ एवरेज। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एन का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा, लेकिन ऑलरेडी इतना लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है, 23 के बदले 24 भी हो जाए, 25 भी हो जाए तो कोई खास असर पड़ेगा नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एन को हम लोग इसके इफेक्ट को इग्नोर करते हैं। दो इफेक्ट पड़े, एन भी चेंज हो सकता है, टाउ एवरेज भी चेंज हो सकता है। इस केस में, कंडक्टर के केस में क्या होगा, प्रीडोमिनेंट कौन सा हो गया, ये टाउ एवरेज। टाउ एवरेज प्रीडोमिनेंट हो गया, यानी मुख्य रूप से इसी को हम लोग फोकस रखेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। लेकिन दोनों फिनोमेना हो रहा है, टाउ एवरेज भी चेंज हो रहा है, एन भी चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, हम टाउ एवरेज को दे रहे हैं कंडक्टर में, क्योंकि कंडक्टर में क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस अमाउंट में है। तो इसके इफेक्ट को हम इग्नोर करके चल रहे हैं, इसके इफेक्ट को इग्नोर करके चल रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इफेक्ट को इग्नोर करेंगे इस केस में। किस केस में, कंडक्टर के केस में। यू ऑल्सो राइट डाउन, यहाँ पर लिखो बेटे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, because of ionization energy,
आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन बट हियर we cannot consider this effect because already in conductor large amount of free electrons are present. We cannot consider this effect. We cannot consider this effect because in conductor large amount of free electrons are already present. So we only consider the effect of tau average here. Main preference किसको देंगे? tau average का देंगे. टेम्परेचर बढ़ने से tau average घटा, tau average घटने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ा. तो इसके इफेक्ट को निग्लिजिबल कंसीडर करेंगे कंडक्टर के केस में. कंडक्टर के केस में निग्लिजिबल कंसीडर करेंगे. ठीक है बेटे, ओके डन. ये ध्यान रखने का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेमीकंडक्टर में यही उल्टा होगा, वहाँ समझेंगे हम लोग. तो यहाँ पर टाउ एवरेज को प्रेफरेंस दे रहा है, नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इग्नोर कर रहा है कंडक्टर के केस में. ग्राफ इसका कैसा रहता है कंडक्टर के लिए? एनसीईआरटी बुक में भी ये दिया हुआ ग्राफ हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगा. हर मटेरियल का जो है कॉपर का अलग, एल्युमिनियम का अलग, सबका अलग अलग होगा. राइट, जैसे कॉपर का दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो ग्राफ दिया हुआ कॉपर का दिया हुआ है, रेजिस्टेंस बोले या रेजिस्टिविटी बोले, दोनों का सेम ही ग्राफ रहेगा. ग्राफ इंपॉर्टेंट होगा. ग्राफ से हमें पता चलता है, इंपॉर्टेंट नहीं, देखने से ये पता चलेगा कि ये क्या कि कौन सा कंडक्टर का ग्राफ है कि सेमीकंडक्टर का ग्राफ है, इस तरह से. क्योंकि आजकल क्या है, ग्राफिकल क्वेश्चंस भी बहुत रह रहा है. ग्राफिकल क्वेश्चंस भी बहुत रह रहा है, इसलिए उस पर भी फोकस देने का. तो इसका ग्राफ क्या है, शुरू में इस तरह से कब जाता है, फिर बाद में स्ट्रेट हो जा रहा है. स्टार्टिंग में हल्का सा कर्व और फिर उसके बाद लिनियरली हो जा रहा है. तो वही कहते हैं हम, ये कुछ नहीं बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता है तब ना हम बोलते. बट हियर एट द लो टेम्परेचर ये पैराबोलिक नेचर का है. स्लाइटली जब इंक्रीज करेंगे तो एट लो टेम्परेचर पैराबोलिक और फिर उसके बाद लिनियर हो जा रहा है. हाँ, लेकिन क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों इंक्रीज कर रहा है. ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हायर टेम्परेचर्स पर. वो बोल सकते, वो दो लाइन ऐड करना पड़ेगा ना. ये बाई एक्सपेरिमेंटली है. ये ग्राफ जो भी ड्रा करते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं. कैसे लैब में आप करते हो, डाटा कलेक्ट करके उसका ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हो. ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है. हाँ, अब इस चीज़ को देखकर हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं. तो यू कैनॉट से कि कोई मैथमेटिक्स इसका होगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ, ऐसा नहीं. सिंपली क्या है भाई, हाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों बढ़ेंगे, घटेगा तो घटेगा. हाँ, ग्राफ अलग अलग हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगा. ये कॉपर के लिए है, एल्युमिनियम के लिए अलग होगा, हर का अलग अलग होगा. ठीक है बेटे, ये क्लियर हो गया. इट्स ओके. अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेमीकंडक्टर. कंडक्टर के बारे में हम लोग देख लिए. सेमीकंडक्टर के पर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है टेम्परेचर का. सेमीकंडक्टर कहने का मतलब नेक्स्ट किस तरह का मटेरियल हम लोग कंसीडर किए, सेमीकंडक्टर. मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे भी डिटेल्स में इसके बारे में हम लोग. ठीक है, सेमीकंडक्टर में बेसिकली क्या होता है कि दो तरह के चार्ज पार्टिकल होते हैं. राइट, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स. होल्स यू कैन ऐसे कंसीडर कर सकते हो जैसे पॉजिटिव चार्ज है आपका. तो सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर में बहुत कम होता है. जैसे कौन सा मटेरियल है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सारे क्या हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल है. तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है इस मटेरियल में कि बाई कंडक्टिंग बिहेवियर भी कर सकता है और नॉन कंडक्टिंग बिहेवियर भी रह सकता है, बीच में रहेगा.
ना एज ए गुड कंडक्टर ना एज ए बैड कंडक्टर, सेमी नाम ही है। तो ये क्यों हो रहा है, वाई, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पर ज़्यादा नहीं है। जो भी मटेरियल्स है, जो भी सेमीकंडक्टर रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल भी है। होल पॉजिटिव नेचर का रहता है, होल पॉजिटिव नेचर का रहता है। जैसे कर्नल एटम की बात कर रहे थे, लाइक दैट। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण यहाँ करंट होंगे, दोनों के कारण करंट। तो यहाँ पर मोटा मोटी अभी क्या समझना है कि एट द रूम टेम्परेचर पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। कंडक्टर में क्या हो रहा था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा थे, जिसके कारण उसका कंडक्टिंग बिहेवियर है। यहाँ पर नंबर यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेमीकंडक्टर के केस में वी कैन एज्यूम नेग्लिजिबल एट रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से फिर बढ़ेगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वाइब्रेशन होंगे, एनर्जी मिलेगा, आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगा, फिर वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन एट रूम टेम्परेचर इसका वैल्यू हम निग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। पहला पॉइंट, तो सेमीकंडक्टर जो भी रहता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं, इसीलिए उसमें नॉन कंडक्टिव बिहेवियर भी है। राइट बेटे। तो यहाँ पर हम क्या देखें, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, कॉलिजन तो कम ही होगा। टेम्परेचर बढ़ाने, यदि टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट खत्म है, तो कॉलिजन किसके किसके बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। तो जो टाउ एवरेज की बात करते हैं, यहाँ पर टाउ एवरेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। जिस तरह से वहां नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंडक्टर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, सिमिलरली यहाँ क्या होगा, टाउ एवरेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। दिमाग में दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, वहाँ टाउ एवरेज प्रीडोमिनेंट था, यहाँ पर टाउ एवरेज का रोल ही नहीं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम। ठीक है, तो इस इफेक्ट टाउ एवरेज का कोई खास इस पर असर सेमीकंडक्टर पे नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरा जो फैक्टर है एन यहाँ खेल खेलेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। ये तो रूम टेम्परेचर पर नेग्लिजिबल है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बट इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन इंक्रीज करेगा। क्लियर, समझ में आया बेटे, क्यों इंक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी के कारण इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एन इंक्रीज करने से आप ध्यान से देखो, रो क्या था, रो इक्वल टू एम अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ एवरेज। क्या हो रहा है, एन का वैल्यू बढ़ा, एन का वैल्यू बढ़ने से रो का वैल्यू कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एन का उल्टा होगा। एन बढ़ा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज किया, यही डिफरेंस है। और रेजिस्टिविटी डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों डिक्रीज कर रहे हैं। कंडक्टर के केस में दोनों इंक्रीज कर रहे थे, कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बोथ आर इंक्रीज। हियर उसका उल्टा सेमीकंडक्टर में। क्लियर, समझ में आया बेटे। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देंगे, इसलिए कि ये सब क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। नॉलेज रहेगा तो फटाक देना टिक मार्क करोगे। सेमीकंडक्टर में उल्टा बिहेवियर हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी और आपका ये रेजिस्टेंस दोनों घट रहा है, दोनों का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। एक कंडक्टिविटी भी टर्म होता है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। बोलते हैं ना कंडक्टर इज ए गुड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी का। कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी का। राइट, जैसे आप कंडक्टर के केस में, कंडक्टर को हम लोग जनरली बोलते हैं ना गुड कंडक्टर, तो वहां आप ध्यान से देखो गुड कंडक्टर क्यों बोल रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ने पर वहां हमने क्या देखा, टेम्परेचर कंडक्टर केस में टेम्परेचर बढ़ाए, आर का वैल्यू बढ़ा,
रो भी बढ़ गया। ठीक है, रो और कंडक्टिविटी में रिलेशन क्या है? रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। रो इज रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगा। तो ध्यान देने की बात है, टेम्परेचर बढ़ा है, रेजिस्टिविटी बढ़ा, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। ये कंडक्टिविटी पढ़ेंगे भी आगे भी थोड़ा बहुत, लेकिन अभी मोटे तौर पर आप नॉलेज लीजिए। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहता है, दोनों में। कंडक्टिविटी कहने का मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करना है। अब लॉजिकली भी ध्यान से देखो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ना, रुकावट ज्यादा डाला, रुकावट ज्यादा डालेगा तो करंट तो कम फ्लो करेगा। कंडक्टिविटी करने का मतलब क्या? मोर करंट फ्लो। जैसी लैंग्वेज में यही समझेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ा है तो रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या करेगा? करंट को फ्लो को रोकेगा, करंट को फ्लो को रोकेगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो कंडक्टिविटी भी कम होगा। रिलेशन से भी जस्टिफाई हो रहा है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट को पक्का करते चलना है, रटने की कोशिश नहीं करना है, हर टर्म का मीनिंग समझना है। कंडक्टिविटी मीन्स मोर करंट फ्लो, मोर करंट का फ्लो करेगा जब रेजिस्टेंस कम होगा। राइट बेटे? तो यहाँ पर अभी तक क्या देखे? कंडक्टर होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बढ़ता है। सेमीकंडक्टर होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों डिक्रीज करता है। अब थोड़ा सा डीप में जाएं तो कंडक्टर में हम क्या देखें? टाउ एवरेज इंपॉर्टेंट रोल। रीजन पूछेगा ना, आप देखते हैं क्या रीजन है। तो कंडक्टर मटेरियल में टाउ एवरेज मेन प्रीडोमिनेंट इफेक्ट पड़ रहा है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रीडोमिनेंट इफेक्ट पड़ रहा है। टाउ एवरेज को हम लोग इग्नोर किए। तो ये सब पॉइंट्स को आप नोट कॉपी में अपना डालिए। क्या है कि ये सब सॉलिड क्वेश्चन पूछे, पटाख देना मारने करते। अब इसका ग्राफ कैसा होगा? इसको मिटाऊं बेटे? लिख लो, पहले लिख लिए। अब यहाँ पर हम क्या देखें? टेम्परेचर बढ़ाए हैं तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिक्रीज किया, तो ग्राफ होगा उस तरह का डिक्रीजिंग टाइप से। ये टेम्परेचर सेमीकंडक्टर के लिए रो R, इस तरह से ग्राफ डिक्रीजिंग। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, R और रो का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ देखकर पूछ देगा कि सेमीकंडक्टर है कि कंडक्टर है, राइट? तो सेमीकंडक्टर का ये ग्राफ हो गया। जल्दी ग्राफ को भी ड्रॉ कर लीजिए, पढ़ देना। ठीक है। थर्ड टाइप का जो अलॉय जो बताया था मैं, जिसका कि टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं होता है, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, वो कौन कौन सा है? सम एलॉयज, वो एलॉय कौन कौन से हैं? नाइक्रोम, नाइक्रोम, सेकेंड मैग्नी, मैग्नी MAGA मैग्नी, और फिर उसके बाद टंगस्टन या कॉन्स्टेंटन, तीन है ना, TANTEN, हाँ, कॉन्स्टेंटन। ये तीन मटेरियल नाइट्रोम जनरली हम लोग जानते हैं, 6th and 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। टंगस्टन वाला ही हमको लगता है कुछ कॉन्स्टेंटिन इसको होता हुआ। टंगस्टन भी यूज करते हैं ना वायर में, वहाँ भी बॉल के फिलामेंट में। तो ये एलॉय जो हैं, ये क्या है? इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर से पे इंडिपेंडेंट रहता है, टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस यहाँ पर इस केस में रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट,
नो इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, वी कैन से नो इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर का कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। अब ग्राफ तो स्लाइटली आइडियल तो कोई चीज हो नहीं सकता है, टेम्परेचर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी स्लाइटली हल्का सा इस तरह से रहेगा, स्टेट हल्का सा रहेगा। आइडियल इज नॉट पॉसिबल, ऐसे आइडियल क्या रहता है इस तरह से। सर इंसुलेटर का भी यही बात, इंसुलेटर भी वो तो कंडक्टिंग ही नहीं है, कंडक्टिंग जीरो है, तो रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, इनफाइनाइट वी कैन से। स्टेट नहीं, इनफाइनाइट करने मतलब ये वर्टिकल आ जाएगा ना इस तरह का कुछ, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, वाई एक्सिस तरफ हो गया ना रेजिस्टेंस का, तो किसी भी टेम्परेचर पर क्या होगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, या तो आइडियल नहीं करके हल्का सा इस तरह से हो सकता है। आज यहीं पर रहने देते हैं बेटे, इससे जो है क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, इसको ध्यान रखना है, ठीक है बेटे।